हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और आप सभी को पता है हम लोग डेली बेसिस पर कुछ एमसीक्यूज को कवर अप कर रहे हैं। तो आज हमारा जो शेड्यूल है वो पीपीपी की क्लास का है। तो हम चलिए यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं पीपीपी के क्वेश्चन, जिसमें हम ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, राइट। चलिए सो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। और इसमें सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जो आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ, लाइक द मोबाइल एप्लीकेशन। आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हॉलीवुड जीआईबी सीआईबी का ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को जो प्रेस करेंगे ना, तो आपको आपके डिवाइसेस पर हमारे जितनी भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो ऑन टाइम मिलते रहेंगे। अलॉन्ग विद दैट ये हमारा वेबसाइट है www.oliveboard.in। आप इस पर जाकर के अपनी और इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए अबाउट द कोर्सेज, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट से मिल सकती है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, उस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा और सही आंसर जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका आंसर गलत है तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज, वन मोर थिंग ये है कि आपको क्या करना है, सेशन को कर देना जल्दी से लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया जो एग्जाम पर्पज से, वैसे हमेशा एग्जाम पर्पज से रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं कुछ ऐसे हैं जो लास्ट एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कार्ड डिटेल्स विद एन अल्टरनेट कोड इज नोन एज, मतलब जैसे मान लीजिए मेरा एक कार्ड है, अब इसमें कार्ड नंबर होता है, यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम होता है, सीवीवी होता है, राइट। ये सारी चीजों को मिला करके हम रिप्लेस कर दें एक कोड से, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? टोकनाइजेशन, राउटिंग, शेडोइंग और नन ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट, बिल्कुल। सो आप आंसर करते जाइए। बिल्कुल, देखो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो एकदम सिंपल बोल सकते हैं, सिंपल से भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता सर। हम्म, एग्जैक्टली कोई डाउट नहीं हो सकता है, बिल्कुल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हमारे जो एक्चुअल कार्ड की डिटेल्स है ना, उसको रिप्लेस कर देते हैं अल्टरनेट कोड के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको क्या करना है, एथिकल डायलेमा, डायलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, एथिकल कंफ्यूजन से रिलेटेड, एथिकल डायलेमा से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एथिकल डायलेमा हमेशा तब निकल करके आता है जब क्लैश होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में क्लैश हो जाए। एक, ethical dilemma are required to be taught about and analyzed in the broader perspective. Ethical dilemmas are resolved by searching out innovative solutions. So इसमें जो होता है, स्टेटमेंट वन और टू करेक्ट है, टू और थ्री, फर्स्ट एंड थर्ड और ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। तो देखिए पहली चीज तो, जो एथिकल डायलेमा होता है वो कभी भी क्लैशेस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में नहीं, ये क्लैश होता है बिटवीन द गुड एंड मोर गुड के बीच में। सो ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट फर्स्ट तो गया, बचा कौन सा? स्टेटमेंट टू और थ्री। सो स्टेटमेंट टू एंड थ्री इसके करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल ने रिसीव किया एक नोटिस, कहां से? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन लॉ। उसने कुछ कानून को नहीं माना। इन दिस रेफरेंस ऑन व्हाट ग्राउंड विल हिज रिलेशनशिप बैंक विल गेट टर्मिनेट? किस आधार पर इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या कर दिया जाएगा, इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा बैंक के साथ में। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो है इसको खत्म कैसे किया जाएगा? तो ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉलेंट्री टर्मिनेशन, वॉलेंट्री का मतलब है ऐच्छिक। ऑन द डेथ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की डेथ हो गई उस ग्राउंड पर। गार्निशी ऑर्डर ऑन ग्राउंड ऑफ बैंक्रप्सी ऑफ अ कस्टमर। तो देखिए ये जो नोटिस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो आया है, लेकिन ये मिला कहां से? ये आया है कोर्ट से। और जब ये कोर्ट से आता है तो इस पर लगाया जाता है गार्निशी ऑर्डर। सो ऑन द ग्राउंड ऑफ द गार्निशी ऑर्डर इसके साथ जो रिलेशनशिप होगा वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू करंट अकाउंट? जो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं,
इसमें आपके दो टाइप के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। तो ये जो दो अकाउंट होते हैं इसमें से हम बात कर रहे हैं करंट अकाउंट की। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है इन रिलेशनशिप टू द करंट अकाउंट। इट मीन्स, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन जिनके पास में लार्ज नंबर या बहुत बड़े वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन होते हैं डे टू डे बिजनेस में, वो यहाँ पर अकाउंट मेंटेन करते हैं। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट। आप इस अकाउंट में, करंट अकाउंट में कितना भी पैसा एक टाइम में जमा कर सकते हैं। कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है आपको बैंक। डिपॉजिट जो भी आपका होता है किसके पास में, बैंक के पास में। करंट अकाउंट ऑफ माइनर्स कैन नॉट बी ओपन्ड इवन इफ इट इज ऑपरेटेड बाय द नेचुरल गार्जियन। आपको ये बताना है कि इनमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है ना, नॉट ट्रू। पहला ये कह रहा है कि लार्ज नंबर या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं उनके लिए होता है ये अकाउंट। दूसरा कह रहा है कि कोई ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, सॉरी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता ट्रांजेक्शन की, आप जितना चाहे अमाउंट डिपॉजिट कर दो, आपने जो अकाउंट में बैलेंस है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और चौथा कहता है कि अकाउंट जो होगा माइनर्स का कभी नहीं खोला जाएगा, चाहे वो नेचुरल गार्जियन के थ्रू ही क्यों ना ऑपरेट किया जा रहा हो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हम्म हम्म वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। करंट अकाउंट माइनर्स का ओपन किया जा सकता है यदि उसे ऑपरेट करेंगे नेचुरल गार्जियन तब। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका, इनकरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। डेफर्ड पेमेंट गारंटी इज अनदर मेथड ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ। डेफर्ड पेमेंट गारंटी में क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट्स में पैसा जमा किया जाता है और बैंक इसकी गारंटी लेता है किससे, जो सेलर है उसको देता है, मतलब जिससे हमने प्रोडक्ट परचेज किया उसको देगा एक गारंटी। तो ये एक दूसरे तरीके की मेथड होती है जिसमें हम फाइनेंस कराते हैं फिक्स असेट्स को, करंट असेट्स को, वर्किंग कैपिटल को या फिर रॉ मटेरियल को। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। हम्म 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 राइट। सो करेक्ट आंसर होगा इसका फिक्स्ड असेट्स, मतलब जो कैपिटल असेट्स होते हैं ना उनको खरीदने के लिए डेफर्ड पेमेंट गारंटी एक अलग मेथड होता है फाइनेंसिंग ऑफ फिक्स्ड असेट्स के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखें। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सपोर्ट करता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। जो हमारा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है ये सपोर्ट करता है किसको, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक्सेस को। एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें हम एक्सेस करते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को। व्हाट शैल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर इन अ पासवर्ड। अगर हम बात करें पासवर्ड की तो पासवर्ड की मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है, 6, 8, 10 और 12। बताइए। हम्म राइट। हम्म करेक्ट। द करेक्ट आंसर वुड बी कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स का ये होना चाहिए। सर यहाँ पर कैरेक्टर क्यों लिखा, नंबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अल्फा सॉरी नंबर्स नहीं होते हैं। कैरेक्टर्स का मतलब होता है जिसमें हम नंबर्स, अल्फाबेट्स और इसी के साथ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को भी ऐड करते हैं, राइट।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखूं मैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मुझे कैमरा ऑफ करना होगा सो दैट आप इजीली क्वेश्चंस को देख पाए, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द फ्रंट एंड प्रोसेसर। फ्रंट एंड प्रोसेसर के सेंस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो फ्रंट एंड प्रोसेसर होता है ये स्मॉल साइज के कंप्यूटर होते हैं जो इंटरफेस करते हैं किसके साथ में, होस्ट कंप्यूटर के साथ, और नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस जो उस होस्ट कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए बाकी के डिवाइस होते हैं उनके साथ में। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग डाटा टू अ लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। इसका यूज किया जाता है स्टोर करने में और फॉरवर्ड करने में डाटा को, कहां पर, लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स ओवर किसके, सिंगल कम्युनिकेशन चैनल पर। इट इज अ डिवाइस, ये एक तरीके का डिवाइस होता है जो इनेबल करता है मोर देन वन सिग्नल टू बी सेंड, एक से ज्यादा सिग्नल भेजने में मदद करता है लगातार एक साथ वन फिजिकल चैनल से, ठीक है। इट इज अ डिवाइस, ये एक तरीके का डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके मैसेजेस को फ्रॉम द सीपीयू, सीपीयू से लेकर के किसके अप्रोप्रिएट टर्मिनल्स तक ड्यूरिंग द रिसेप्शन। सो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रंट एंड प्रोसेसर के सेंस में। 30 सेकेंड का टाइम है। राइट, करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा, ये एक तरीके का स्मॉल साइज का कंप्यूटर होता है जो कि इंटरफेस करता है किसके साथ में, इंटरफेस है होस्ट कंप्यूटर के साथ, और इससे जुड़े जितने भी डिवाइस होते हैं, प्रिंटर्स, फैक्स मशीन, सारी चीजों को एक साथ ही क्या करता है, वहां पर इसके साथ में डिवाइसेस अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इन एनी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, किसी भी टाइप के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में यहाँ पर तीन टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश डिपॉजिट क्लियरिंग, कैश क्लियरिंग ऑटोमेशन, कैश क्लियरिंग ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर ऑटोमेशन। बताइए, जो भी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होगा ना उसमें तीन टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो तीन टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं। राइट, करेक्ट। So the correct answer would be cash clearance and transfer, means cash clearing और ट्रांसफर, ये तीनों चीजें जो होती है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में, तीन टाइप के हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अ बिल्स आर ऑल्सो नोन एज बिल पेबल आफ्टर साइड, मतलब बिल का जो पेमेंट है वो बिल को देखने के बाद दिया जाता है। डिमांड बिल, सेंस बिल, क्लियरिंग क्लीन बिल्स और डॉक्यूमेंट्री बिल। डिमांड बिल मांगे जाने पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप बताइए मुझे। ए बी सी डी। हम्म। हम्म। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, उसेंस बिल होता है। उसेंस बिल्स का जो पेमेंट होता है वो बिल को देखने के बाद किया जाता है बैंक के द्वारा। तो जो हमारे
बिल पेबल आफ्टर साइट होता है, उसको उसेंस बिल के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। Which of the following principles of business ethics is largely linked to an individual rather than a situation? मतलब इसमें कौन सा जो प्रिंसिपल है किसका, बिजनेस एथिक्स का, वो बड़े लेवल पर जुड़ा हुआ है किससे, इंडिविजुअल से, ना कि सिचुएशन से। फेयरनेस, प्रूडेंस, ऑनेस्टी, ओपननेस। हम्म 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 राइट। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर अपन बात करें यहाँ पर प्रिंसिपल एथिक्स का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी होता है ना, ये सिचुएशन के लिए नहीं होता, ये किसके लिए होगा, इंडिविजुअल के। ऑनेस्टी, ईमानदार मैं हो सकता हूँ, ईमानदार सिचुएशन नहीं हो सकती है, राइट। अगला क्वेश्चन है, रीपेमेंट पीरियड फॉर होम लोन्स में एक्सटेंड अप टू, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने होम लोन या हाउसिंग लोन लिया है तो मैक्सिमम टेन्योर, अब सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर मैं एक्सटेंड की बात करूँ, सीधे सीधे आपको बता देता हूँ कि आपको मैक्सिमम टेन्योर पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम टेन्योर क्या हो सकता है हाउसिंग लोन का, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स और द 40 ईयर्स। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हम्म एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर वुड बी 30 साल। 30 ईयर्स तक आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंड करा सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी ने 15 ईयर्स का लिया तो अप टू 30 ईयर्स वो जा सकता है। मतलब ये टेन्योर है लोन का कि किसी भी व्यक्ति ने यदि हाउसिंग या होम लोन लिया है तो वो 30 साल तक उसका रीपेमेंट कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कियोस्क बैंकिंग? कियोस्क बैंकिंग जानते हो आप? जैसे एसबीआई ने भी बहुत सारी जगहों पर अपने कियोस्क बैंकिंग के नाम से जगह जगह पर लोगों को फ्रेंचाइजी टाइप का सिस्टम दिया है, राइट। हम्म सो अगर हम बात करें यहाँ पर कियोस्क बैंकिंग के सेंस में, जो पर्पस है इंट्रोड्यूसिंग द कियोस्क बैंकिंग वो ये था कि हम फैसिलिटेट करें प्राइमरी बैंकिंग सर्विस, जो छोटी छोटी बैंकिंग सर्विसेज होती हैं उन लोकेशंस पर जहां पर स्ट्रेटेजिक का मतलब जहां पर हमें लगता है कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से वहां सर्विसेज होनी चाहिए, उन जगहों पर सर्विस ऑफर करें। दीज कियोस्क आर एसेंशियली अनमैन्ड, मतलब ऐसे होंगे जो अनमैन्ड हो सकते हैं, मशीन्स बेस्ड हो सकते हैं कियोस्क, खुद से ही अपने आप से उसमें आप जाके ऑपरेट कर सकते हो, कुछ बेसिक फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी, राइट। हम्म राइट। करेक्ट। सो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ वन एंड सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट लग ही रहा है मुझे, तो फर्स्ट आएगा। तो या तो ये होगा या तो ये होगा।
एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, राइट। राइट। तो ये हमारा किस जगह पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मतलब वो लोकेशंस जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहां पर बैंक ब्रांचेस दूर दूर है वहां, और ये अनमेंड होते हैं, मतलब मशीन होती है, स्क्रीन होता है एटीएम जैसा, आप खुद भी इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। चलिए अगला देखें। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द डैश कमिटी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप अ कंट्री वाइड डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर बैंक्स लिंकिंग मेजर सेंटर्स ऑफ द कंट्री। किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होगा बैंक्स के लिए हम बनाएंगे, और जिसमें हम बड़े बड़े मेजर सेंटर्स को जोड़ेंगे हमारे देश के। वो कौन सी कमेटी थी? शराफ कमेटी, रंगराजन कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, या फिर नरसिम्हा कमेटी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर यह डिसाइड हुआ था कि हमारी कंट्री में बैंक्स को जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा? हम्म। 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 करेक्ट। ओके, द करेक्ट आंसर वुड बी शराफ कमेटी। शराफ कमेटी रिकमेंडेड, इसने रिकमेंड किया था कि हमारी जो मेजर सेंटर्स है उनको हम क्या करेंगे, नेटवर्क से जोड़ेंगे, ताकि जो हम क्लियरिंग हाउस है उस तरीके का क्लियरिंग और इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स को सक्सेस कर पाए। वैल्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज डैश वैल्यू एंड डैश वैल्यू। जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज का मतलब होता है, जैसे मैं बात करूं मूल्य, जीवन के जो मूल्य होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये दो होते हैं, कौन कौन से? टर्मिनल, इंस्ट्रूमेंटल, अल्टीमेट, सब्सीक्वेंट, यूनिवर्सल, इंडिविजुअल, परमानेंट और टेम्पररी। बताइए वैल्यूज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये जो दो हैं, ये दो कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? हम्म। राइट। करेक्ट। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ये टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल दो टाइप की हमारी वैल्यूज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस? NACH के सेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, इसे लॉन्च किया गया था उस उद्देश्य के साथ कि हम कंसोलिडेट मल्टीपल ECS सिस्टम जो उनको एक सिंगल सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय NPCI, इसको NPCI ने इम्प्लीमेंट किया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, इन सब ने मिलकर के इसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। इसका यूज किया जाता है बल्क ट्रांजेक्शन्स के लिए, ताकि हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सके सब्सिडीज वगैरह, और ऑल ऑफ द अबव। NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हम्म। राइट। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए इसका इम्प्लीमेंटेशन आई NPCI के बाद में आया ये, ठीक है। ये पहले RBI ने इसको लॉन्च किया था। दूसरा, ये बल्क ट्रांजैक्शन नहीं करता है, ये तो क्लियरेंस के लिए बनाया गया है ना। ट्रांसफर का काम तो ECS का होता था, क्लियरिंग जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता था, ये क्लियरिंग नहीं करेगा, मतलब ये सॉरी, ये ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म नहीं करता, ये सिर्फ क्लियरिंग का काम करता है, राइट।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। आईटी का क्या रोल होता है बैंकिंग में, उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है कि करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बैंक्स आर ऑफरिंग मोर एंड मोर सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग चैनल। बैंक क्या कर पा रहे हैं, इसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स को ऑफर कर पा रहे हैं। कस्टमर नाउ कैन लिटरली यूज बैंकिंग सर्विसेज, इसके थ्रू बैंक कभी भी कहीं पर भी बैंकिंग सर्विसेज का यूज कर पा रहे हैं। फोकस हैज दस शिफ्टेड टू अडॉप्शन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। अब फोकस ये है कि नई टेक्नोलॉजी जो है उसको अडॉप्ट करें बैंकिंग में, रिवॉल्व करें अराउंड एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टू एनहेंस देयर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी एनहेंस कर सकते हैं। इम्प्रूव करें हम इंटरनल इफेक्टिव इंक्लूड्स मैनेजमेंट आईटी इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट रिस्क जो हमारी होती है आईटी इंप्लीमेंटेशन से, उसको भी हम फोकस कर सकें। सो ये कहता है कि ओनली 1 2 3, ओनली 2 3 4, 2 and 4 और 1 2 4, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हम्म एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, 1 2 4। अब फिर से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से देखिए। हाँ, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इसमें थोड़े बड़े होंगे, कोई बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ द डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी के सेंस में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये डिफाइन करता है, इंप्लीमेंट करता है प्रोसीजर ताकि इंश्योर कर सके इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी हम सारे डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डाटा बेस, डाटा वेयर हाउस एंड डाटा आर्काइव्स में, ताकि हम इंश्योर कर सकें यूनिफॉर्म डाटा प्रोटेक्शन आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन। थर्ड कहता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिक्योर स्टोरेज ऑफ मीडिया होना चाहिए जो कंट्रोल करे और इंक्लूड करे फिजिकल एनवायरमेंटल कंट्रोल, जैसे फायर है, फ्लड है, प्रोटेक्शन। लिमिटिंग एक्सेस बाय मींस लाइक फिजिकल लॉक्स, की पेज, पासवर्ड, बायोमेट्रिक एक्सेट्रा। लेबलिंग एंड लोज्ड एक्सेस, बैंक को जरूरत है कि वो अप्रोप्रिएट डिस्पोजल प्रोसीजर को फॉलो करें इलेक्ट्रॉनिक और पेपर बेस्ड मीडिया में। बैंक शुड नॉट मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ मीडिया व्हाइल द ट्रांजिट और व्हेन शेयर्ड विद द थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई भी डाटा शेयर कर रहा है तो अब हमें क्या करना है, मेंटेन नहीं करना है सिक्योरिटी मीडिया को। बैंक नोट शुड एनक्रिप्ट कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट को एनक्रिप्ट नहीं करना है और ट्रांजेक्शन करना है डाटा का विच इज ट्रांसमिटेड, ट्रांसपोर्टेड और कुरियर्ड एक्सटर्नल पार्टीज और अदर लोकेशन। सेवेंथ स्टेटमेंट कहता है कि फ्यू अदर एस्पेक्ट, कुछ और भी दूसरी चीजें हैं जैसे कि ब्लॉकिंग है, फिल्टरिंग है, मॉनिटरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म लाइक ईमेल, प्रिंटिंग, मॉनिटरिंग फॉर अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर लाइक पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर, की लॉजर्स, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स एक्सेट्रा। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। देखो कितना टफ क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 1 2 3 6 7 5 6 और 2 7। मुझे लगता है टफेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है अभी तक का। हम्म हम्म राइट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। करेक्ट।
Correct. The correct answer would be option number C, only 5 and 6, right? Right. तो यहाँ पर जो 5 और 6 ये स्टेटमेंट है ना, ये दोनों इनकरेक्ट है, बाकी सारे के सारे आपके करेक्ट हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एग्जैक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डाटा सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट और कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है किसके रिस्पेक्ट में? डाटा सिक्योरिटी और प्रिवेसी के रेफरेंस में। ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन, अलग अलग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें रिस्क रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी आर मच मोर क्रिटिकल। Technology-based activities are outsourced to fintech companies to a greater extent. Banks need to have strict internal control system to ensure that fintech companies adhere to the established internal procedure and compliance of the bank. Banks need to ensure that the staff personnel of the bank and fintech service provider have appropriate level of integrity, awareness, and capability to ensure the compliance and privacy of banking data. Data privacy rule may be vary from bank to bank and also geography to geography. बिल्कुल बैंक के जो डाटा प्राइवेसी रूल होते हैं वो चेंज होते हैं किसके? बैंक टू बैंक। और now, the each bank needs to develop strong internal awareness processes and capabilities to ensure data privacy. Only 1 and 4, 2 and 5, 2, 3, 4, 1 to 5 करेक्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा होगा ये आपको बताना है। राइट, द करेक्ट आंसर वुड बी, सारे के सारे जो है वो इसमें करेक्ट हैं। 19th क्वेश्चन कहता है हु कैन एक्ट एज एन इंटरनल ऑम्बुड्समैन ऑफ अ बैंक। बैंक का इंटरनल ऑम्बुड्समैन कौन हो सकता है? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर, हेड इंटरनल ऑडिट। बताइए कौन होगा? राइट, करेक्ट। द करेक्ट आंसर वुड बी एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी, जो चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर होता है ये बैंक का ऑम्बुड्समैन की तरह यहाँ पर ट्रीट हो सकता है। अंडर द इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन, अभी जो हमारा इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम लॉन्च हुई है 2019 की, उसमें यह पूछा जा रहा है कि should give a letter accepting the award in full and final settlement to regulated entity within a receiving to award copy unless she held filed an appeal। मतलब इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम के अंडर जो कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेंट की है उसको एक लेटर देना होता है कि मैंने जो डिसीजन आया उसको एक्सेप्ट कर लिया है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का, किसके द्वारा? रेगुलेटेड एंटिटी के अगेंस्ट। जब उसको विद इन ऑफ रिसीविंग, कितने दिनों के अंदर उसे यह एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद ही वो क्या करता है? अपील कर सकता है फर्दर, किसके पास में? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई के पास में। तो उसे एक्सेप्ट कितने दिनों में कर लेना? 15 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर, अवार्ड मतलब डिसीजन सुनाने के बाद। सो द करेक्ट आंसर वुड बी विद इन 30 डेज उसको क्या करना है? सुनाई। जैसे मान लीजिए अवार्ड मतलब यहाँ पर बैंकिंग ऑम्बुड्समैन ने डिसीजन सुनाया, अब कंप्लेनेंट को उसको रिसीव कर लेना 30 दिनों के अंदर, फिर तभी जाकर के वो अपील कर पाएगा फर्दर, अगर उसे अपील करनी है तो। चलिए, तो ये टेलीग्राम चैनल है, आपको पता ही है। अगर आप ऐसे इस लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्यूआर कोड है, इसके थ्रू भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस की बात करें, सुपर एलिट बैच है, सारा सब्सक्रिप्शन एक साथ आपको मिल जाता है, जितने भी हमारे बैचेस हैं उसका यूज करना है कोड हिमांशु और आपको मिलेगा अप टू 55% ऑफ। मेगा क्रैकर बैच है, इस क्रैकर बैच में आप जीआईबी और सीआईबी दोनों की प्रिपरेशन कर पाएंगे
यहाँ पर आपको 2 बुक्स मिलेंगी, क्रैकर बुक और नोट्स मिलेंगे, राइट। सेम यहाँ पर भी इसमें अगर आपको ऑफ चाहिए तो आप यूज करेंगे कोड हिमांशु। इसके अलावा क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है। जो भी क्रैश कोर्स में एनरोल होंगे उनको क्रैकर बैच, जो हमारा एमसीक्यू बैच है ना, उसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हम सेशन को एंड करेंगे। बिफोर एंडिंग द सेशन आपको क्या करना है, जब भी कोड यूज करना है हिमांशु, यहाँ कर देना रिडीम, तो आपको मिल जाएगा ऑफर्ड प्राइस में हमारे कोर्सेज। तो जल्दी से जाइए और एनरोल कीजिए। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में।